उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत साहस के साथ काम किया है। और दुख ये है कि 2 लोगों की मृत्यु हो गई, एक तो अभिमन्यु पांडा और दूसरा रंजन दास। उनके फैमिली को मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत साहस दिखाया, आपने भी बहुत साहस दिखाया कि आप यहाँ पे आए हैं और आपने हमारे साथ शेयर किया है आपके एक्सपीरियंसेस। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो आप काम कर रहे हैं, जो आप आरटीआई एक्टिविस्ट यहाँ पे हैं जो काम कर रहे हैं, वो आप काम कीजिए। ये थोड़ा मुश्किल है, इसमें खर्च लगता है, पैसे लगते हैं और आपको कई लोगों की अटैक्स भी हुए हैं, बॉम्ब अटैक हुआ है, आपको भी यहाँ पे आपका हाथ तोड़ा गया है। पर आप साहस दिखाइए, काम कीजिए, क्योंकि आप काम देश के लिए कर रहे हैं। आप ये सब काम आप अपने खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट इसमें कुछ नहीं है, आप देश के लिए कर रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। जो बयान मैंने आज सुना उनमें से मुझे कुछ 6-7 पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक तो ये है कि ये जो केसेस जो फाइल करते हैं, जो अगर अटैक किसी पे हुआ या किसी को थ्रेटन किया, किसी को धमकी दी, और अगर किसी पे जैसे कि मृत्यु हो गई, तो जो लोग पुलिस पकड़ते हैं वो जो छोटे लोग हैं, सुपारी वाले हैं। पर जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी निकाली है कि इस पे अटैक किया जाए या इस पे हमला किया जाए, वो लोग पकड़े नहीं जाते। ये थोड़ी प्रॉब्लम है और एफआईआर दर्ज करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक केस में 5 जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने कहा है कि एफआईआर तो ज़रूरी लिखना है। अगर आपके पास कंप्लेंट है तो आप पुलिस स्टेशन के पास जाइए और एफआईआर को तो इट मस्ट बी रजिस्टर्ड। पर यहाँ पे जो बयान आए हैं, इससे लगता है कि एफआईआर रजिस्टर नहीं होते हैं। अगर एफआईआर रजिस्टर हो गया तो गलत टाइप का एफआईआर रजिस्टर हो गया। और पुलिस भी यहाँ पे कुछ थोड़ी कमज़ोर है। आप जानते होंगे कि हाथरस में एक लड़की का रेप हुआ था और वो बाद में मर भी गई। तो जब उसकी फैमिली या उसके साथ जो थे, जब वो पुलिस स्टेशन गए एफआईआर रजिस्टर करने के लिए और उन्होंने कहा कि इसका रेप हुआ है, तो पुलिस वालों ने कहा पहले मेडिकल रिपोर्ट लेके आइए। अगर आप कह रहे हैं कि रेप हुआ है तो पहले मेडिकल रिपोर्ट लाइए, उसके बाद हम एफआईआर रजिस्टर करेंगे। अब वो लड़की और वो जो उसके साथ थे, कहाँ पे पुलिस स्टेशन, वो हॉस्पिटल जाएंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और तब तक काफ़ी इसका नुकसान भी हो गया था उस लड़की का। बाद में वो लड़की मर भी गई। तो मैं ये आपको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इट इज़ अ मैटर ऑफ राइट। कोई पुलिस आपको ये कह नहीं सकता कि हम एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि एफआईआर रजिस्टर करना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ी दुख की बात है कि आपको तकलीफ होती है कि वो एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा, और अगर रजिस्टर होता है तो उसमें क्या लिखा गया है वो आपको पता नहीं पड़ता, क्योंकि कई बार आपको वो एफआईआर की कॉपी नहीं देते, और अगर आपको कॉपी मिल भी गई तो फिर आपको पता पड़ता है कि जिन लोगों के खिलाफ, जिन लोगों ने काम करवाया, जो बड़े लोग हैं, उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ है, पर जो छोटी लोग हैं, सुपारी टाइप के लोग हैं, उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होता है। दूसरी बात यह है कि ये जो काउंटर एफआईआर है वो हर एक केस में हम देख रहे हैं। जितने भी लोगों ने बयान दिया है उनके खिलाफ काउंटर एफआईआर लगाया गया। तो जैसे किसी आरटीआई एक्टिविस्ट की धमकी दी, किसी ने उसको धमकी दी और उसने पुलिस के पास गया और कहा कि नहीं, मुझे धमकी दे दी है या मुझे मारा गया है, मुझे पीटा गया है, तो उसके खिलाफ काउंटर एफआईआर हो जाता है कि इसने ऐसे किया,
और उसने वैसे किया तो कुछ एफआईआर गलत सा एफआईआर उसके खिलाफ लगा लेते हैं। और ये दुख की बात ये है कि ये जो काउंटर एफआईआर है, किसी ने बयान दिया था, उसका एफआईआर नंबर 37 होना चाहिए था और जो काउंटर एफआईआर है उसका नंबर 38 होना चाहिए था। पर पुलिस ने गड़बड़ी कर दी। पहले वो जो काउंटर एफआईआर था उसको आइटम नंबर 37 बता दिया और जो आरटीआई एक्टिविस्ट है उसका उन्होंने कह दिया कि 38 है। तो ये जो मैनिपुलेशन होता है, ये जो पुलिस जो करते हैं, इससे भी हमें थोड़ा सावधान होना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये जो गलत एफआईआर लगा रहे हैं, गलत काउंटर एफआईआर लगा रहे हैं, उसको कैसे हम चैलेंज करें और उसके लिए हम क्या करें। और ये जो केसेस जो मैं देख रहा हूँ, जो बयान आया है, वो दो टाइप के हैं जो काउंटर एफआईआर है। एक तो कहते हैं कि महिला पे मोलेस्टेशन किया और दूसरा SC/ST एक्ट के अंदर कंप्लेंट लगा दी। अब दोनों में अगर आप मोलेस्टेशन का चार्ज लगाएं, एक में तो रेप का भी चार्ज लगाया था, अगर आप मोलेस्टेशन का चार्ज लगाएं और आप चार्ज लगाएं SC/ST एक्ट के अंडर, तो बेल मिलना थोड़ा मुश्किल है। और आप में से काफ़ी लोग, शायद सब के सब लोग, कुछ 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जेल में रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन केसेस में बेल मिलना मुश्किल है। तो ये जो काउंटर एफआईआर का जो कल्चर है, इसकी हमें थोड़ी लड़ाई करनी चाहिए, वकीलों से बात करनी चाहिए कि ये कैसे काउंटर एफआईआर को हम ख़त्म करें। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, वो या तो एक्शन नहीं लेते। आप आरटीआई का एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो लगता है कि पता नहीं कब जवाब मिलेगा, जवाब नहीं मिला तो अपील करनी पड़ती है। कई लोगों को तो पता भी नहीं कि अपील का क्या प्रोसीजर है। फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं या सेकेंड अपील फाइल कर सकते हैं, कब फाइल कर सकते हैं, उसके लिए पैसे लगते हैं, उसके लिए टाइम लगता है। तो ये सब जो ऑफिसर्स हैं जो जवाब नहीं देते या पैसे मांगते हैं, किसी ने बयान दिया था कि उनसे पैसे मांगे कि हमें थोड़ा 600 रुपये या जो भी कुछ है हमें पैसे दीजिए। तो ये जो ऑफिसर्स हैं और जो पुलिस भी है जो एक्शन नहीं लेते, आपने एफआईआर फाइल कर दिया पर वो कहते हैं कि ठीक है हम बाद में इन्वेस्टिगेट करेंगे, अभी कोई जल्दी नहीं है। तो ये जो इनएक्शन है, इसका भी हमें कुछ देखना पड़ेगा कि कैसे। अब वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में टाइम लिमिट है, पर अगर टाइम लिमिट, अगर आपको जवाब नहीं देंगे, पेनल्टी है, तो आप कहाँ तक भागते रहेंगे कि ये टाइम लिमिट हो गई, पेनल्टी आप लगाइए, जवाब आपके लिए इम्पोर्टेंट है पर जवाब नहीं मिल रहा है, तो आप कहाँ भागते रहेंगे कि ये करो वो भी करो, जवाब भी दो, पेनल्टी भी लगाओ, टाइम लिमिट का भी फिक्स करो। तो ये सब जो है ये आरटीआई एक्ट को थोड़ा वीकन कर रहा है और जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनको भाग दौड़ उनकी ज़्यादा बढ़ गई है। ये ऐसे नज़र आ रहा है जो आपके जो बयान आज आए हैं। चौथी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि वो तो ये है कि अकाउंटेबिलिटी आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटेबिलिटी किस टाइप की? जो आपके खिलाफ फॉल्स केसेस लगा रहे हैं, जो आपके खिलाफ काउंटर एफआईआर लगा रहे हैं, वो सबको पता है कि वो झूठ है, पर जिसने काउंटर एफआईआर लगाया है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता और हैरेसमेंट आपको होती है। पुलिस ने फॉल्स केस रजिस्टर किया, एफआईआर रजिस्टर किया, आपका एफआईआर रजिस्टर नहीं किया, आपको भगाया, फिर उसके बाद रजिस्टर किया एफआईआर, पर जो काउंटर एफआईआर है वो रजिस्टर कर दिया और वो काउंटर एफआईआर गलत एफआईआर है, उसके लिए कौन अकाउंटेबल है? पुलिस भी अकाउंटेबल है और जिन्होंने एफआईआर गलत एफआईआर फाइल किया है वो भी अकाउंटेबल है, पर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती।
दे आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीबडी। उन्होंने कहा ठीक है, एफआईआर हमने फाइल कर दिया, इन्वेस्टिगेशन हो गया और आपने कुछ नहीं किया, पर आपको जो हैरेसमेंट हुई है उसका जिम्मेवार कौन है और उसके लिए कॉम्पेंसेशन कौन देगा, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी कौन अकाउंटेबल होगा। इन चीज़ों में मेरे हिसाब से कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए आरटीआई एक्टिविस्ट को। एक तो ये है कि जहाँ पे मृत्यु हो गई, जिनको धमकी दी गई, उनको तो कॉम्पेंसेशन तो मिलना चाहिए, पर जो लोग जिनको हैरेसमेंट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस काउंटर एफआईआर, बिकॉज ऑफ फॉल्स केसेस, मेरे ख्याल में उनको भी कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि उनको हैरेसमेंट हुआ है, उनको मेंटल हैरेसमेंट हुआ है, उनको फिजिकल हैरेसमेंट हुआ है, और उन्होंने पैसे खर्च किए हैं, क्योंकि वो एफआईआर जो गलत एफआईआर है उसके लिए वकील करना जरूरी पड़ता है, वकील के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, कोर्ट जाना पड़ता है, अगर आप बस में भी जाएं बस में भी पैसे देने पड़ते हैं, या टैक्सी में जाए टैक्सी के पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सब मेरे ख्याल कॉम्पेंसेशन जो हम कह रहे हैं कि डेथ के लिए कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए या अटैक के लिए कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से बाकी और चीजें भी हैं जिनके लिए कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। पांचवी चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि वो है वो लीगल असिस्टेंस। अब यहाँ पे वकील साहब आए थे और वो फ्री प्रो बोनो कर रहे हैं, सब केसेस कर रहे हैं, पर मेरे ख्याल में दे मस्ट बी सम पैनल ऑफ लॉयर्स। आप पैनल ऑफ लॉयर्स का आप सोच लीजिए कि कैसे पैनल बनाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, हाई कोर्ट लेवल पे। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, हर एक तालुका में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का अंडर द एक्ट, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, अगर कोई क्रिमिनल केस है तो उसे और वो आदमी जेल में है तो दे हैव टू गिव फ्री लीगल असिस्टेंस। ये नहीं कि आप पैनल बनाइए, ये तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का काम है कि अगर कोई जेल में है उसको फ्री लीगल असिस्टेंस मिलना चाहिए। अब जैसे मैंने बताया कि अगर आप के खिलाफ किसी ने गलत केस फाइल किया, मॉलेस्टेशन का गलत केस फाइल किया, या SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट का गलत केस फाइल किया और वो आदमी जेल में गया है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी टू गिव एन एडवोकेट, और वो एडवोकेट फ्री में काम करना चाहिए। अंडर द लॉ ही हैज टू वर्क फ्री। तो ये मेरे हिसाब से ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज को थोड़ा मजबूत करना चाहिए, थोड़ा स्ट्रेंथन करना चाहिए। और मैं प्रदीप जी से कहूंगा कि आप उनसे बात कीजिए कि आप हमारी सहायता क्यों नहीं देते, हमें क्यों मजबूर कर रहे हैं कि हम एक पैनल बनाएं, हम वकील ढूंढे। ये तो आपकी ड्यूटी है, पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है, ये आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वकील दीजिए। हमें क्यों भागना चाहिए, हमें क्यों पैसे खर्च करने चाहिए। पार्लियामेंट का एक्ट है कि आपको फ्री में लीगल एड मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं मिल रहा, ये भी आप जरा सोच लीजिए। और इसके साथ कॉम्पेंसेशन का भी, अब कॉम्पेंसेशन तो बहुत चीजों में मिल रहा है, रेप में मिल रहा है, मॉलेस्टेशन में मिल रहा है, इसमें क्यों नहीं मिलता आपको। ये भी तो हैरेसमेंट होगी। अगर आप जेल में चले गए बिना वजह के, आप 10 दिन जेल गए, क्यों, उसके लिए कॉम्पेंसेशन मिलना तो मेरे हिसाब से तो जरूरी है, क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये सब हैज टू बी डिस्कस्ड विद लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। और फाइनली मैं ये कहना चाहता हूं कि अब ये लगता है जो बयान आया है, इन सब से ये लगता है कि ये कुछ इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका थोड़ा ब्रेकडाउन सा लग रहा है। अब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ठीक से काम नहीं कर रहा, केसेस को बंद कर रहे हैं, और जो केसेस उनके पास है उनको ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं। पुलिस का तो मैंने कह दिया है, वो तो कुछ अलग सा ही उनका काम करने का तरीका है। जो ऑफिसर्स हैं उनका भी अलग से ही काम करने का तरीका है, आपको भगाते रहेंगे इधर उधर। लोकायुक्त का भी थोड़ा अफसोस ये है कि लोकायुक्त भी कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा है। उनके पास जो केसेस आ रहे हैं
करप्शन के केसेस आ रहे हैं, उनकी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर द लॉ कि करप्शन केसेस को ठीक से इन्वेस्टिगेट करें। पर जो कंप्लेंट आती है वो ठीक है, देख लेते हैं, कोई सीनियर ऑफिसर है या कोई पॉलिटिशियन है, उसको कहते हैं कि ठीक है इसको ख़त्म कर दे, तो और वो कोई क्लार्क है या कोई पीएन है उसके खिलाफ कुछ एक्शन ले लेते हैं। ये भी एक टाइप ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज देयर। और जुडिशरी का भी जो बेल नहीं देते, उनको पता है कि ये जो केस फाइल किया गया है गलत है, आरटीआई एक्टिविस्ट को फिर बेल नहीं देते, और जिसने अटैक किया है, जिसने मारा है, उसको बेल दे देते हैं। ये आई थिंक इट इज अ फेलियर ऑफ द जस्टिस सिस्टम कि जो विक्टिम है उसको जेल में डाल दिया और जिसने क्राइम किया है उसको बेल दे दिया। सो आई थिंक ये जो आज का जो डिस्कशन हुआ है, आपका आज का जो बयान हुआ है, ये मेरे ख्याल बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे हमें बहुत चीज़ें सीख सकते हैं कि आरटीआई एक्ट कैसे काम कर रहा है, लोग इसको कैसे इसका सत्यानाश कर रहे हैं और इसे कैसे मजबूत किया जाए। और मेरे हिसाब से अनलेस ऑल ऑफ अस गेट टुगेदर, ये नहीं कि 10-15 लोग हैं, 20 लोग हैं आरटीआई एक्टिविस्ट इधर उधर, आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड गेट टुगेदर। एंड जो वाइस चांसलर साहब ने कहा था कि वी मस्ट हैव अ थिंक टैंक, आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट देन हैविंग अ थिंक टैंक वी मस्ट हैव एन एक्शन टैंक। अब हम काफ़ी सोच रहे हैं, इसे 2005 का कानून है, अब मेरे ख्याल 15 साल हो गए हैं। सो आई थिंक वी नीड टू एक्ट नाउ बिफोर इट बिकम्स अ कंप्लीटली यूजलेस लॉ, which people are trying to make it into a useless law. So thank you very much, and आपको सबको मुबारक।